नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं कवीन सजान। शुरुआत हेडलाइन से। लोकसभा में गूंजा टीएमसी सांसदों के स्टिंग ऑपरेशन का मामला। बीजेपी, कांग्रेस और लेफ्ट ने की जांच की मांग। टीएमसी ने बताया राजनीतिक साजिश। दो दिन के लिए प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में भेजे गए छगन भुजबल। मुंबई में निचली अदालत में दिया फैसला। महाराष्ट्र धन घोटाले में आरोपी हैं भुजबल। खेती से आमदनी की आड़ में टैक्स बचाने वालों पर कसेगा शिकंजा। राज्यसभा में वित्त मंत्री ने दिया जांच का भरोसा, कहा नहीं लगेगा खेती पर टैक्स। जेएनयू मामले में छात्रों का संसद भवन तक मार्च। देशद्रोह का आरोप हटाने पर और स्मृति ईरानी के इस्तीफे समेत 5 मांग। 14 दिन और बढ़ी उम्र और अनिवार्य की न्यायिक हिरासत। आंग सान सूची के सहयोगी नित चौ बने म्यांमार के नए राष्ट्रपति। 1960 के बाद देश के पहले असैनिक राष्ट्राध्यक्ष। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी बधाई। और आइए देखते हैं पहली खबर। तृणमूल कांग्रेस के कुछ सांसदों के खिलाफ कथित रिश्वतखोरी मामले में केंद्र सरकार ने स्पीकर से मामले की जांच कराने की अपील की है। लोकसभा में मंगलवार को सीपीएम, कांग्रेस और बीजेपी ने यह मुद्दा उठाया और आरोपी सांसदों पर कार्रवाई की मांग की। टीएमसी ने आरोपों को राजनीति से प्रेरित करार दिया है। लोकसभा में प्रश्नकाल के बाद टीएमसी सांसदों ने कथित रिश्वत लेने का मुद्दा उठाया। संसदीय कार्य मंत्री एम वेंकैया नायडू ने कहा कि रिश्वतखोरी का आरोप संसद की प्रतिष्ठा से जुड़ा मुद्दा है, इसे साजिश बताकर खारिज नहीं किया जाना चाहिए। The prestige of the parliament is at stake. So we have to establish the truth. Request the speaker. There are two ways. One is the government should order an inquiry. The other one is the house should order an inquiry. The house, you are the custodian of the house, as the chair of the house. You please consult others also and see. इससे पहले सीपीएम, कांग्रेस और बीजेपी ने इसे गंभीर मामला बताया। सदस्यों ने आरोपियों पर मुकदमा दर्ज कर सीबीआई जांच की मांग की। इससे पहले भी ऐसे वाकया जब भी हुए, समिति बना करके जांच की गई, पूरा सीडी मंगवाया गया, सच का निकाला गया और एक्शन लिया गया। मैं आपसे अनुरोध करूंगा, ये naradanews.com, उससे आप तमाम सीडी मंगाओ और जांच करो, समिति बनाओ और सीबीआई एफआईआर करे। ये संसद की गरिमा से ताल्लुकात है। ये संसद की गरिमा, ये मर्यादा, इसमें क्षुण्ण होते हैं। इसलिए इसके ऊपर कड़ी से कड़ी जांच होना चाहिए और जिसको भी दोषी पाया गया उसको खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। इस विषय को इथिक्स कमेटी के सामने भेजा जाए और सारे naradanews.com का सारा रिकॉर्डिंग मंगाया जाए और इसकी जांच पड़ताल होकर करके उचित कार्रवाई की जाए। तृणमूल कांग्रेस के सांसदों ने पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले इसे राजनीतिक साजिश करार दिया। This is part of a political conspiracy before the West Bengal election, where CPM, Congress and BJP are destined to lose. तृणमूल कांग्रेस के प्रमुख ममता बनर्जी ने इसे साजिश बताते हुए कहा कि इसके लिए काला धन इस्तेमाल हुआ है। जितना भी कॉन्स्पिरेसी करने दो, जितना भी ब्लैक मनी में ब्लैकमेलिंग करने दो, जितने भी विदेश से रुपया लेकर जो भी कॉन्स्पिरेसी करने दो, हम लोग डरते नहीं है। हम ईमानदारी से, इज्जत से काम करते हैं। तृणमूल कांग्रेस के कुछ नेताओं को कथित तौर पर एक फर्जी निजी कंपनी की मदद के लिए अवैध तरीके से पैसा लेते हुए दिखाया गया था। यह स्टिंग ऑपरेशन सोमवार को मीडिया में आया था। प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। और इस पूरे मसले पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ विनोद अग्निहोत्री साहब हैं, जो कि कंसल्टिंग एडिटर हैं अमर उजाला में। विनोद जी, स्वागत है आपका। विनोद जी, इससे पहले भी हमने देखा है कि सांसदों पर इस तरह का स्टिंग ऑपरेशन सामने आया, कुछ की सदस्यता भी गई। जिस स्टिंग को लेकर मैं कहूँ कि बवाल मचा आज, क्या इसलिए ज़्यादा अहम हो जाता है कि चुनाव सर पर है? देखिए, टाइमिंग तो महत्वपूर्ण है ही, क्योंकि 2014 का स्टिंग है और 2016 मार्च में है और चुनाव की घोषणा हो चुकी है, तिथियों की घोषणा हो चुकी है। चुनाव अब तो कैंडिडेट्स डिक्लेयर किए जा रहे हैं, घोषित किए जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से टाइमिंग है महत्वपूर्ण। लेकिन इसके बावजूद टाइमिंग अपनी जगह है, लेकिन जब भी कोई चीज़ सामने आती है तो निश्चित रूप से वो गंभीर बात हो जाती है। क्योंकि अब उस टेप के ऑथेंटिसिटी के बारे में मैं नहीं कह सकता, प्रामाणिकता के बारे में कितना, क्योंकि वो तो जांच का विषय है। लेकिन जो हम लोगों ने टेलीविजन पे देखा है उसमें जिस तरह से नोटों के बंडल
गिनते हुए सांसद दिखाई पड़ रहे हैं तो मामला तो गंभीर है। ठीक है, चुनाव के टाइम आया या चुनाव के बाद आया, चुनाव से पहले आए, इस तरह के मामले हमेशा चुनाव के आसपास ही आते हैं। आप याद कीजिए कि बिहार में जब चुनाव हो रहे थे तब एक इसी तरह का स्टिंग ऑपरेशन आया था, तब वो नीतीश कुमार का तांत्रिक वाला आया था। तो इस तरह आते तो चुनाव के टाइम ही है, लेकिन उनकी गंभीरता उससे कम नहीं होती। और मुझे लगता है कि जिस तरह से तृणमूल कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि राजनीतिक साजिश है, या ममता जी कह रही हैं कि हम ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं, ब्लैक मनी और ब्लैक मेलिंग्स में नहीं झुकने वाले, तो ठीक है, जांच हो जाने दीजिए निष्पक्ष। वो जांच अगर मान लीजिए आपको सीबीआई पे भरोसा नहीं है, सीबीआई केंद्र सरकार के अधीन है, तो पार्लियामेंट्री कमेटी जांच कर ले, उसमें तो सारे दलों के सदस्य होंगे। और जांच अगर हो जाए और अगर जांच में वो स्टिंग ऑपरेशन और सीडी फर्जी पाई जाए तो उसके बाद उसके खिलाफ कार्रवाई हो। तो मुझे लगता है जांच तो होनी चाहिए, लेकिन साथ ही साथ ये भी है कि जो पार्टियां आज जांच की मांग कर रही हैं, एक सीपीएम को अगर आप छोड़ दें तो उनके भी कई सांसद इस तरह के मामलों में फंस चुके हैं। संसद के अंदर ही नोट के बंडल उछाले गए थे लोकसभा में, आपको याद होगा है। इसके अलावा अजीत जोगी वाला प्रकरण, वो जूदेव वाला प्रकरण, तहलका प्रकरण, ये कोई पहली बार नहीं है कि इस तरह से रिश्वत का मामला स्टिंग ऑपरेशन में आया हो। तो सांसद जो है और पार्टियां भी कोई दूध की धुली नहीं है। तृणमूल कांग्रेस आज सवालों घेरे में है, निशाने पर है, तो निश्चित रूप से तृणमूल के लिए एक उलझन वाली बात है, क्योंकि कांग्रेस, सीपीएम और बीजेपी, जो तीनों, सीपीएम और कांग्रेस को आप मान सकते हैं कि इस समय एक टैक्टिकल अलायंस पश्चिम बंगाल में उनका है। बीजेपी, लेकिन बीजेपी तो अलग ध्रुव पर खड़ी हुई है, लेकिन इस मुद्दे पर संसद के अंदर तीनों एक साथ थे। तो ये भी एक तृणमूल के लिए निश्चित रूप से एक चिंता वाली। और जिस तरीके से बार बार ये इस तरह के स्ट्रिंग जब सामने आते हैं, विनोद जी, कैसा लगता है कि जो हमारी एक पूरी की पूरी कौम है सांसदों की, जनप्रतिनिधियों की, उस पर एक सवाल बार बार खड़ा हो जाता है, और बार बार जब ये चर्चा होती है एक के बाद एक, मैं कहूँ कि अगर यदा कदा कभी निकल आए तो लगता है कि शायद ठीक है, लेकिन जब एक के बाद एक मामले सामने आते हैं और बड़ी संख्या में आते हों तो सवाल ज़रूर उनकी सोच पर, उनकी नैतिकता पर खड़े होते हैं। देखिए गोविंद जी, वैसे ही राजनीतिक जमात जो है वो बहुत बदनाम हो चुकी है इस देश में तमाम कारणों से। मतलब हम लोग भी मीडिया में भी चर्चा करते हैं, अगर आप किसी कवि सम्मेलन में जाए तो सबसे ज़्यादा व्यंग चुटकुले नेताओं पर ही होते हैं, और वो व्यंग चुटकुले होते थे। लेकिन इधर पिछले 5-10 वर्षों से तो बहुत ज़्यादा बदनामी राजनीतिक जमात की हो चुकी है। और जब ऐसे मामले आते हैं, चाहे वो कोई ऑडियो टेप हो या कोई वीडियो टेप हो, कोई स्टिंग हो, इस तरह के मामले जिसमें सीधे पैसे लेते हुए दिखाई जा रहे हैं, और ये बंगारू लक्ष्मण के ज़माने से शुरू हुआ इस तरह से सीधे जाना, और या किसी सांसद को या विधायक को आप देखते हैं कि ऐसी मदोशी की हालत में पड़ा हुआ है, या बार बालाओं के साथ वो नोट लुटाते हुए देखे जा रहे हैं। इस तरह के जब आते हैं तो निश्चित रूप से पूरी राजनीतिक जमात जो है उसकी छवि खराब होती है। जबकि मेरा मानना है राजनीतिक जमात में बहुत अच्छे लोग भी हैं, और ज़्यादातर लोग अच्छे हैं। मैं आज भी कहता हूँ इस बात को कि आज भी ज़्यादातर लोग राजनीतिक जमात में अच्छे हैं, काम करते हैं, चुन करके आते हैं, जनता का विश्वास उनको हासिल है। लेकिन जो इस तरह की ब्लैक शिप्स हैं उनकी वजह से पूरी जमात बदनाम हो रही, जो लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। क्योंकि राजनीतिक जमात बदनाम हो गई तो उसका विकल्प क्या होगा? उसका विकल्प तानाशाही होगी फिर। इसलिए मुझे लगता है ये राजनेताओं को सोचना पड़ेगा, और इसीलिए ऐसे मामलों में निष्पक्ष जांच का। आपको याद होगा जब राज्यसभा में ये प्रश्न वाले मामले पर, सवाल पूछने वाले मामले पर स्टिंग हुआ था, जिसमें कुछ सांसदों के नाम आए थे, या वो जो नोट जो दिए गए थे लोकसभा में विश्वास मत के दौरान, उसके बाद कमेटी बैठी थी और कार्यवाही की गई थी और सांसदों की सदस्यता भी गई थी। ये उससे एक साख बनी थी लोकसभा की और संसद की। यहाँ भी कसम चाहिए सांसदों को, अगर किसी पार्टी के नाम है कि वो स्वेच्छा से कहे कि आप जांच कराइए, ताकि हमारे पर जो एक, मैं कहूँ साजिश भी अगर है तो सामने आनी चाहिए। साजिश अगर सामने आएगी तो कम से कम जो है एक साफ छवि बचेगी। और अगर आप कार्यवाही करेंगे तो ये दिखेगा कि संसद, जो देश की सर्वोच्च लोकतंत्र की सबसे पवित्र संस्था है, कि वो भी इन मामलों में संवेदनशील है। तो मुझे लगता है इस मामले में इसको गंभीरता से लेना चाहिए, और तृणमूल कांग्रेस को भी सहयोग करना चाहिए। क्योंकि इलेक्शन में अगर तृणमूल कांग्रेस इस बात को लेकर जाती है कि हम अपने सांसदों की जांच कराने को तैयार है, तो इसका संदेश अच्छा जाएगा। ऐसा नहीं है कि इसका कोई नकारात्मक संदेश जाएगा कि ठीक है, कुछ लोग अगर उन पर शक की सुई उठी है, हम उनको अपराधी नहीं मानते जब तक कि साबित ना हो जाए, लेकिन अगर उन पर आरोप है तो उसकी जांच हो जाए। अगर तृणमूल इसकी पहल करे, और ममता जी जो स्वयं ईमानदारी राजनीति की हमेशा बात करते हैं और खुद भी एक सादा जीवन जिस तरह रहती है वो, तो अगर वो इसकी पहल करें बजाय अपने सांसदों को बचाने के, तो मुझे लगता है शायद उसका ज्यादा अच्छा संदेश जाएगा। और जिस तरीके से शुरुआती रिएक्शन रहा है पार्टी का, फिर उन नेताओं के जिनके नाम इसमें चेहरे सामने आए हैं, जिस तरीके से वो एक साजिश की बात कर रहे हैं और जांच ना कराने को लेकर मैं कहूँ कि ज़्यादा दबाव डालते दिख रहे हैं, ऐसा नहीं लगता कि शायद इससे चुनाव में इमेज पर ज़्यादा उसका उल्टा असर होने जा रहा है? निश्चित रूप से जब आप देखिए लीपापोती करेंगे तो उसका असर होगा। मैं फिर उदाहरण दूंगा बिहार का। बिहार के एक मंत्री पर जब आरोप आया था तो नीतीश कुमार ने क्या फैसला किया था? तुरंत उसको हटा दिया था, और हटा दिया, उम्मीदवारी रद्द कर दी, टिकट कैंसिल कर दिया। तो उसका असर पड़ा। असर ये पड़ा कि फिर चुनाव में मुद्दा नहीं बन पाया।
और मुद्दा नहीं बन पाया और उसका फायदा मिला। तो अगर ममता जी स्वयं जांच कराने की घोषणा कर देती हैं, स्वयं कह देती हैं हम जांच कराएंगे, कि किसी चाहे किसी रिटायर्ड जज से करा लें या किसी संस्था या पार्लियामेंट की कमेटी अपनी कर ले जांच, यहाँ का प्रोसेस रहा है प्रोसेस जो है, और खुद इसके लिए रिक्वेस्ट करें स्पीकर से कि नहीं आप कराइए जांच, तो मुझे लगता है शायद उनको ज्यादा राजनीतिक फायदा होगा और विपक्ष उसको मुद्दा नहीं बना पाएगा। बजाय ये कि सांसदों के डिफेंस में आप खड़े हो और उनकी रक्षा के लिए खड़े हो, तब मुद्दा ज्यादा बनेगा। मुद्दा और इसके साथ साथ कहीं ना कहीं राजनीति जो दल हैं, राजनीति तो होगी कभी, जब मुद्दा तो चुनाव का वक्त है तो हम राजनीति तो होगी। राजनीति अगर इस पर नहीं होगी तो किस पे होगी? नाच गाने पर राजनीति, इमेज साफ होगी अगर सब कुछ सामने आ जाएगा। बिल्कुल इमेज साफ, उनकी भी इमेज साफ होगी, राजनीतिक जमात की इमेज साफ होगी और संसद जैसी संस्थाओं की इमेज भरोसा जो है वो बढ़ेगा, जो बहुत जरूरी है। बहुत शुक्रिया विनोद जी इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए आपका। और ये थी हमारी पहली खबर। छोटा सा ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबर। राज्यसभा टीवी का ये बेहद खास प्रोग्राम है गुफ्तगू। नए चेहरे, बड़े बड़े नाम। नमस्कार, मैं हूं प्रकाश झा। मैं हूं कनू बहल। मैं हूं सौरभ शुक्ला। मैं हूं धृतिमान चैटर्जी। मैं हूं के संदिल कुमार। मैं हूं ललित मोहन तिवारी। मैं हूं सहज शिंदे। मैं हूं मनोज वाजपेयी। आपके चहेते प्रोग्राम गुफ्तगू 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 शुरू हो रहा है गुफ्तगू का सीजन 4, सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज राज्यसभा में भरोसा दिलाया है कि आंध्र प्रदेश के साथ किए गए सभी वादे पूरे किए जाएंगे और राज्य को जरूरी मदद मुहैया कराई जा रही है। वित्त मंत्री कांग्रेस की ओर से राज्य को विशेष दर्जा देने की मांग का जवाब दे रहे थे। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने राज्यसभा में कहा कि आंध्र प्रदेश के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा और विभाजन के समय बने कानून को पूरी तरह से लागू किया जाएगा। Creation of those new institutions in Andhra Pradesh is taking place. We have sanctioned funds for them. Foundation stones have been laid in some cases. Work is also at an advanced stage as far as it's progressing. Keeping the limitation in mind what the 14th Finance Commission has said, keeping the resources of the central government and the constraints in mind, whatever commitments have been made, each one of them is going to be honored. I wish to just make this category. इससे पहले शून्यकाल के दौरान नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद ने आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के बनने के बाद आंध्र प्रदेश को राजस्व का नुकसान हुआ है। स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का क्या हुआ, ये हम सरकार से जानना चाहते हैं। He had said, yes, it should be for 10 years. So we would like to remind Mr. Arun Jaitley, now that you are in government, please honor your commitment. Thank you, sir. आंध्र प्रदेश के कई सदस्यों ने भी इस मामले को सदन में उठाया। टीडीपी ने कांग्रेस पर राजनीतिक फायदा लेने की कोशिश करने का आरोप लगाया। Last Friday, my chief minister came to Delhi and he requested Prime Minister and Honorable Finance Minister. They are going to do something in our state. Now in this situation, they want to make a political mileage. इस मुद्दे को लेकर सदन की कार्यवाही बाधित हुई। इसके चलते सदन की कार्यवाही कुछ देर के लिए स्थगित भी करनी पड़ी। रविंद्र सिंह शोराण, राज्यसभा टीवी। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज राज्यसभा में कहा कि सरकार कुछ बड़े लोगों की खेती से आमदनी की आड़ में कर देने से बचने की जांच करा रही है। साथ ही उन्होंने सदन को भरोसा दिलाया कि कृषि से होने वाली आमदनी पर कर लगाने का सरकार का कोई इरादा नहीं है। राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान वित्त मंत्री अरुण जेटली ने भरोसा दिलाया कि कृषि से होने वाली कमाई पर कर लगाने का कोई विचार नहीं है, लेकिन कृषि की आड़ में कर चोरी करने वाले कुछ लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कृषि क्षेत्र की परिस्थिति देखते हुए इनकम टैक्स लगने की कोई प्रस्तावना नहीं है, कोई विचार नहीं है। ये सबसे पहले मैं स्पष्ट कर दूं। जो आमदनी कृषि की नहीं है उसको कृषि के माध्यम से दिखाने का, तो उस इंडिविजुअल केस में उसकी जांच होती है। आपको मैं ये भी बता दूं, बहुत प्रमुख लोग हैं जिन्होंने ऐसा किया है, जिनके खिलाफ जांच हो रही है। इससे पहले जनता दल यूनाइटेड के सांसद शरद यादव ने कृषि की आड़ में आयकर की चोरी का मुद्दा उठाया। कई व्यापारी हैं जो खेती कर करके टैक्स बचाने का काम कर रहे हैं। एक तरफ ये बात है, दूसरी तरफ किसानों पर टैक्स भी नहीं लगना चाहिए।
मैं दोनों बात एक साथ कहना चाहता हूं कि इस मामले की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और जिन लोगों ने तो कृषि की आड़ में जो काला धन बनाया उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव ने कहा कि कृषि पर कोई टैक्स नहीं लगना चाहिए। मुझे इस बात की आशंका है कि ये जो मामला है शरद जी ने उठाया है, इसके नाम पर किसानों पर इनकम टैक्स लगने की कहीं साजिश प्रारंभ न हो जाए, इस तरह की कोई बात नहीं होनी चाहिए। एक निजी टेलीविजन चैनल में खुलासा किया गया है कि करीब 6.5 लाख किसानों ने 2011-2012 के दौरान अवैध रूप से 2000 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई की। रविंद्र सिंह चौरान, राज्यसभा टीवी। बीजेपी के 12 सांसदों को कम हाजिरी की वजह से 3 प्रमुख संसदीय कमेटियों से बाहर कर दिया गया। पार्टी ने इन सांसदों को स्थायी समिति की बैठकों में नियमित तौर पर हिस्सा न लेने की हिदायत दी और बावजूद इसके कई सांसद बैठकों से गैर हाजिर होते रहे। इसके बाद पार्टी ने मंगलवार को उनके नाम वापस ले लिए। इन सांसदों में विनोद खन्ना, दर्शना विक्रम, संजय जायसवाल, कीर्ति आजाद, एस अहलुवालिया, दुष्यंत सिंह, रमेश पोखरियाल, वरुण गांधी, नंद कुमार सिंह चौहान, पंकज चौधरी, ओम बिरला और गणेश सिंह शामिल हैं। इन सांसदों को लोक लेखा समिति, आकलन समिति और लोक उपक्रम समिति से बाहर किया गया है। और इस खबर पर और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता प्रणव गोस्वामी हैं। प्रणव, जो वजह दी जा रही है कि इन्होंने नियमित तौर पर में हिस्सा नहीं लिया इसलिए बाहर किया गया है, क्या इसके पीछे और भी कोई कारण दिख रहे हैं आपको? जी देखिए, पार्टी की तरफ से ये बार बार कहा गया कि स्थायी समिति की जो बैठकें हैं, जो संसदीय समिति की बैठकें हैं, उनमें नियमित तौर पर सांसदों को जाना चाहिए और उसमें सृजनात्मक जो योगदान है जो उसको निभाना चाहिए। लेकिन सांसद गैर हाजिर है। हालांकि ये पार्टी की तरफ से नाम तय किए जाते हैं कि उन पार्टी की तरफ से कौन सदस्य किस समिति का मेंबर बनेगा, वो पार्टी तय करती है। और हर बार, क्योंकि किसी भी सदस्य के लिए जो विभाग संबंधित स्थायी समिति होती है, उसमें सदस्य होना कम से कम एक समिति में सदस्य होना जरूरी है। लेकिन जो बाकी संसदीय समितियां हैं, वहां पर इन सदस्यों का होना जरूरी नहीं है और पार्टी तय करेगी कि कौन उसमें होगा। तो पार्टी ने तय किया है कि जो सदस्य ज्यादा सक्रिय तौर पर भाग ले रहे हैं उनको मौका दिया जाए, क्योंकि जाहिर सी बात है कि काफी सारे सांसद लोकसभा में चुनकर आए इस बार। चलिए प्रणव, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस अपडेट के लिए। और अब आज चुनाव की असम विधानसभा चुनाव के दूसरे दौर के लिए आज अधिसूचना जारी कर दी गई। इसके साथ 61 सीटों के लिए नामांकन का काम शुरू हो गया। दूसरे दौर के लिए 22 मार्च तक पर्चे दाखिल किए जाएंगे। 24 मार्च को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 26 मार्च तक उम्मीदवार अपना नाम वापस ले सकते हैं। इस दौर के लिए 11 अप्रैल को वोटिंग है। असम में पहले दौर की 65 सीटों के लिए नामांकन का काम चल रहा है। राज्य में 2 चरणों में मतदान है। इधर कांग्रेस ने पहले दौर की 65 सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों की सूची भी जारी कर दी। एनसीपी नेता और राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री छगन भुजबल को प्रवर्तन निदेशालय की 2 दिन की हिरासत में भेज दिया गया है। इससे पहले कल उनसे करीब 7 घंटे तक पूछताछ की गई। उसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें अदालत में आज पेश किया गया, जहां ईडी ने आगे की पूछताछ के लिए उनके रिमांड की मांग की। जेएनयू छात्रों ने आज दिल्ली में आज़ादी मार्च निकाला। उन्होंने कन्हैया कुमार समेत 6 छात्रों पर लगाए गए देशद्रोह के आरोपों को वापस लेने की मांग की। इस बीच दिल्ली की एक अदालत ने उमर और निर्वाण की हिरासत 14 दिन के लिए और बढ़ा दी है। जेएनयू छात्र संघ ने उमर खालिद और अनिर्बान की रिहाई और देशद्रोह के आरोप वापस लेने के लिए मंडी हाउस से संसद तक मार्च निकाला। छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार संविधान के प्रावधानों को पलटने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र को बचाने के लिए छात्र संघर्ष जारी रखेंगे। तो विद्यार्थी तय करे कि उसका सिलेबस क्या होगा, टीचर तय करें कि स्टूडेंट और टीचर का संबंध क्या होगा, और पूरा विश्वविद्यालय तय करे कि उसका वाइस चांसलर कौन होगा। आप नहीं तय करेंगे। इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने कन्हैया कुमार के खिलाफ दायर एक याचिका स्वीकार करने से इनकार कर दिया।
याचिका में आरोप लगाया गया था कि जमानत पर रिहा होने के बाद कन्हैया ने देश के खिलाफ बयान दिया। इस बीच दिल्ली की एक अदालत ने उमर और अनिर्बान की न्यायिक हिरासत 14 दिन के लिए बढ़ा दी है। दोनों आरोपियों ने जमानत के लिए मंगलवार को अदालत में अर्जी भी दी थी। अनु दीवान, राज्यसभा टीवी। राज्यसभा से रिटायर होने वाले 17 सदस्यों को आज विदाई दी गई। विभिन्न दलों के 12 और 5 नामित सदस्यों का 6 साल का कार्यकाल मार्च और अप्रैल के महीने में पूरा हो रहा है। विदाई भाषण के ज़्यादातर सदस्यों ने भारतीय संसदीय प्रणाली में राज्यसभा की भूमिका की चर्चा की। राज्यसभा के 17 सदस्यों का कार्यकाल मार्च और अप्रैल महीने में खत्म हो रहा है। इनमें AK एंटनी, अश्विनी कुमार के साथ कांग्रेस के 5, अविनाश राय खन्ना समेत बीजेपी के 2, शिरोमणि अकाली दल के 2 और CPM के 3 सांसद शामिल हैं। जबकि जाने मानी बॉलीवुड हस्ती जावेद अख्तर और भालचंद मुंगेकर समेत 5 नामित सदस्यों का कार्यकाल भी मार्च में खत्म हो रहा है। इनमें से कई ने सदन में अपने अनुभवों को साझा किया, जिसमें संसद की कार्यवाही में अवरोध पर अधिकतर लोगों ने चिंता भी जाहिर की। This house has to be the torchbearer of the liberties and freedoms of our countrymen. हर चीज हमारे फेवर में, तो फिर क्या वजह है कि आज दुनिया के सबसे ज्यादा बेरोजगार हमारे मुल्क में? क्या वजह है कि दुनिया के सबसे ज्यादा TB के मरीज हमारे मुल्क? So the Council of States, the interest of the people of the country, the states, it is to be protected. Such a special discussion is needed in this house, sir. इससे पहले उपसभापति PJ कुरियन, नेता सदन अरुण जेटली और सदन में नेता विपक्ष गुलाम नबी आजाद ने भी रिटायर हो रहे सांसदों के योगदान को याद किया। I don't think anybody is retiring because no politician retires. Every member of this house is a politician. Those whose term expires this month or already expired, they are only going to some other position. 6-year tenure or maybe more tenures of that kind have certainly enabled each one of the retiring members to contribute their own wisdom and capacity to the proceedings of this house. कि आप जहां भी जाएंगे वहां 4 चांद लगाएंगे और देश के लिए ही काम करेंगे और हम सब मिलकर जहां भी हम कहीं हैं इस मुल्क की एकता और अखंडता के लिए काम करें। हालांकि रिटायर होने वाले कई सांसदों को उनके राजनीतिक दलों ने फिर से अगले कार्यकाल के लिए वापस भेजने का फैसला भी किया है। इसमें से शिरोमणि अकाली दल के सुखदेव सिंह ढींढसा, नरेश गुजराल के साथ कांग्रेस के AK एंटनी भी शामिल हैं। राज्यसभा के सांसदों का कार्यकाल 6 साल का होता है और इससे हर 2 साल में कार्यकाल पूरा करने वाले 1/3 सदस्य रिटायर होते हैं। पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। सार्क के विदेश मंत्री स्तर की बातचीत के लिए विदेश मंत्री सुषमा स्वराज कल नेपाल के पोखरा पहुंचेंगी। वहां पर वो पाकिस्तान के विदेश मामलों के सलाहकार सरताज अजीज समेत दूसरे सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों से मिलेंगी। गुरुवार को विदेश मंत्री स्तर की बातचीत होनी है। सार्क मंत्रिमंडलीय वार्ता के लिए पोखरा तैयार है। बुधवार को यहां विदेश सचिव और गुरुवार को विदेश मंत्री स्तर की बातचीत होगी, जिसमें 1.5 सालों में सार्क के कामकाज और 2014 के शिखर सम्मेलन के फैसलों में प्रगति की समीक्षा की जाएगी। पिछले सम्मेलन के बाद सार्क देशों के मामले में भारत की पहल पर भी सदस्य देशों की राय ली जाएगी। We also plan to seek the views of our partners in SAARC on key initiatives mooted by us at the last summit, including the SAARC satellite, the e-knowledge network project, etc. As is customary, the working of various SAARC specialized bodies and regional centers will be scrutinized during the meetings and directions given for their work over the coming year. अगले कुछ महीनों में सार्क का 19वां शिखर सम्मेलन इस्लामाबाद में होना है। इसके लिए पाकिस्तान के विदेश मामलों के सलाहकार सरताज अजीज सभी सदस्य देशों के सरकारों के प्रमुखों को आने का न्योता देंगे। इसे वो पोखरा में मौजूद विदेश मंत्रियों को सौंपेंगे। ऐसे में उनके विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से भी मिलने की संभावना है, जिसमें वो सार्क के अलावा आपसी मसलों पर भी बात कर सकते हैं। विदेश सचिव स्तर की बातचीत और पठानकोट एयरबेस पर आतंकी हमले में जांच में प्रगति के बारे में भी दोनों नेताओं के बीच बातचीत हो सकती है। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। रूस ने सीरिया से सैन्य साजो सामान निकालना शुरू कर दिया है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कल सीरिया से सेना हटाने की घोषणा की थी। हालांकि कुछ सैनिक अभी सीरिया में तैनात रहेंगे। सीरिया में गृह युद्ध के खात्मे के लिए शांति वार्ता शुरू होने के बीच रूस ने यह फैसला किया है। पुतिन ने कहा कि रूस की सेनाएं
हटाने से सभी पक्षों के बीच सकारात्मक संदेश जाएगा। म्यांमार की संसद ने यू तिनचॉ को देश का नया राष्ट्रपति चुन लिया है। उन्हें 652 में से 360 वोट मिले। नवंबर में नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी की ऐतिहासिक जीत के बाद से ही पूरी दुनिया इस बात पर नजर गड़ाए हुई थी कि म्यांमार की कमान अब किसके हाथों में होगी। म्यांमार में लोकतांत्रिक सरकार के गठन के बाद मंगलवार को संसद के सदस्यों ने यू तिनचॉ को अपना अगला राष्ट्रपति चुन लिया। तिनचॉ नोबेल पुरस्कार विजेता आंग सान सूची के बेहद करीबी माने जाते हैं और उन्हें शुरुआत से ही राष्ट्रपति पद का मजबूत दावेदार माना जा रहा था। तिनचॉ का नाम नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी ने नामांकित किया था। उनके विरोध में सेना ने मिंट स्वे को उम्मीदवार बनाया था, जिन्हें तिनचॉ ने 160 वोटों से हराया। वोटिंग में तिनचॉ को 652 में से 360 वोट मिले, जबकि सेना की तरफ से उम्मीदवार रहे मिंट स्वे को 200 और एनएलडी के एक दूसरे उम्मीदवार हेनरी वैन थियो को 79 वोट मिले। मिंट स्वे और हेनरी थियो पहले और दूसरे उपराष्ट्रपति के तौर पर काम करेंगे। एनएलडी को तिनचॉ से काफी उम्मीदें हैं। संवैधानिक मजबूरियों के चलते फिलहाल सूची खुद राष्ट्रपति नहीं बन सकती, इसलिए उन्होंने इस बात के संकेत दिए हैं कि राष्ट्रपति उनकी देखरेख में ही काम करेंगे। तिनचॉ के राष्ट्रपति चुने जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें ट्वीट कर बधाई दी है। 1960 के बाद ये पहला मौका है जब म्यांमार में कोई ऐसा राष्ट्रपति मिला है जो सेना से जुड़ा हुआ नहीं है। 2011 में म्यांमार में सैन्य शासन के खात्मे के बाद थिन शिन पहले लोकतांत्रिक राष्ट्रपति बने थे, जो सेना के ही नेता थे। तिनचॉ का कार्यकाल 1 अप्रैल से शुरू होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित मदर टेरेसा को 4 सितंबर को संत की उपाधि दी जाएगी। पोप फ्रांसिस ने उन्हें संत का दर्जा देने को मंजूरी दे दी। गरीबों की सेवा में पूरा जीवन लगा देने वाली मदर टेरेसा को संत की उपाधि देने पर अंतिम मोहर लग गई है। वेटिकन सिटी में पोप फ्रांसिस ने आज ये ऐलान किया। रोमन कैथोलिक चर्च 4 सितंबर को इसका औपचारिक ऐलान करेगा। पोप फ्रांसिस ने बीते साल मदर टेरेसा के दूसरे चमत्कार को मंजूरी दी थी। इसके बाद उन्हें संत बनाने का ऐलान किया गया था। ब्रेन ट्यूमर का ब्राजील का एक मरीज मदर की प्रार्थनाओं से ठीक हो गया था। मदर से जुड़ा पहला चमत्कार साल 2002 में सामने आया था, जिसके बाद 2003 में तत्कालीन पोप जॉन पॉल द्वितीय ने उन्हें धन्य घोषित किया था। It's prayers. I mean, they are not going to have parties or anything like that, but there'll be special prayers more often like that. मदर टेरेसा ने कोलकाता में मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना की थी। ये संस्था गरीबों, बीमारों और बुजुर्गों को मदद पहुंचाने का काम करती है। मदर का 87 साल की उम्र में 1997 में निधन हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो खबरों के आज के सफर में इतना ही। नमस्कार।